बुल वाटर टैंकर फार्मिंग। बिहार में ठाकुर नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 बेटियां थीं, दोनों बहुत ही सुंदर थीं। बड़ी बेटी विद्या का अरेंज मैरिज हुआ। छोटी बेटी मालिनी के लिए भी रिश्ता ढूंढते हुए एक दिन पंडित को बुलाया। पंडित जी, जैसे आपने मेरी बड़ी बेटी विद्या के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा था, वैसे ही मेरी छोटी बेटी मालिनी के लिए भी अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाइए ना, उसकी शादी करा देते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास क्या है। मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, वो मेरी दोनों बेटियों के लिए ही है। इसके अलावा मेरे पास 10 करोड़ रुपए कैश है, वो भी दोनों में बांट दूंगा। ये जो घर है ये मैं अपनी छोटी बेटी के लिए दे दूंगा और बड़ी बेटी के लिए घर बनवा ही रहा हूँ। अरे ठाकुर साहब, क्या मैं नहीं जानता आपके बारे में? मैं आपकी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसा कह ही रहा था कि तभी ठाकुर की छोटी बेटी मालिनी मुन्ना के साथ, जिससे वो प्यार करती थी, शादी करके गले में हार के साथ वहाँ आकर खड़ी हो गई। उन दोनों को देखकर ठाकुर और पंडित जी दोनों हैरान हो गए। ठाकुर जी, मैं चलता हूँ। बिटिया ने मेरा काम आसान कर दिया, तो मैं चलता हूँ ठाकुर जी। कहकर धीरे से वहाँ से खिसक गया। उन दोनों को गुस्से से देखता हुआ ठाकुर, ये क्या किया तुमने बेटे? मैं नहीं जानता था कि तुम ऐसी हरकत करोगी। मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी। तुम यूं एक अनजान व्यक्ति से शादी करके आई हो। वैसे इसकी क्या हैसियत है? क्या ये हमारे जात का है? क्या इसके पास 100 एकड़ जमीन है? क्या इसके पास पैसे हैं? नहीं पिताजी, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन ये अच्छे दिल वाला है। ये एक किसान है, गरीब है। इसके पास केवल 2 एकड़ बंजर जमीन है, लेकिन ये बहुत अच्छा आदमी है पिताजी। मैं जानती हूँ कि ये मुझे खुश रखेगा, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली पिताजी। तो ठीक है, मैं तुम्हें अपने जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। तुम्हें जैसा जीना हो जियो, पर मेरे सामने ना आना। अब यहाँ से चले जाओ, वरना गुस्से में ना जाने मैं क्या कर बैठूंगा। पिताजी, हमें आपकी जमीन जायदाद नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ आपकी आशीर्वाद लेने आए हैं। यहाँ आशीर्वाद नहीं मिलेगा, अपना शक्ल ना दिखाना। चलो दफा हो जाओ यहाँ से। तो ठीक है पिताजी, जरा दीदी और जीजाजी को बुलाइए, उनका आशीर्वाद तो ले ले। ये सुनकर उसके दीदी और जीजाजी आए। उसका जीजा वीरेंद्र ठाकुर, ये तुमने ठीक नहीं किया मालिनी। 100 एकड़ जमीन को छोड़कर तुम इस गरीब के साथ कैसे जियोगी? मुझे लगता है वो तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएगा। तो मालिनी और उसका पति मुन्ना वहाँ से चले गए। अपने 2 एकड़ जमीन में उसने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, वहाँ रहने लगे और बैलों के साथ वो खेत जोतने लगा। ये देखकर मालिनी, क्यों जी, मैं भी आपकी मदद करूं? यूं अकेले तुम कितने देर तक खेत जोतते रहोगे? मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं तो एक काम करती हूँ, मैं दीदी के पास जाती हूँ और एक ट्रैक्टर लेकर आती हूँ, तब तुम आसानी से इस खेत को जोत पाओगे। अरे इन चीजों की जरूरत नहीं है मालिनी, तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं आराम से ये सारा खेत जोत दूंगा। और रही बात ट्रैक्टर मांगने की दीदी से, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। वो हमारी मदद नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हें ताने देंगे। नहीं मुन्ना, मैं जाकर दीदी से मांगती हूँ, दीदी मुझे मना नहीं करेगी, वो बहुत अच्छी है। कहकर अपने दीदी के घर गई मालिनी। दीदी, मेरे पति खेत जोत रहे हैं। वो बेचारे 2 बैलों के साथ बहुत देर से लगे हुए हैं। खेत जोतते जोतते उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम अपना ट्रैक्टर दोगे तो हम अपना खेत जोत लेंगे। दीदी, क्या कह रही हो? हमारा ट्रैक्टर? जिस वक्त तुमने हमारे घर के इज्जत का कीचड़ उछालकर उस गरीब से शादी कर ली, तभी तुम्हारा और हमारा रिश्ता टूट गया है। ये सब सिर्फ मेरा है, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं चलेगा। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। वैसे तुम मुंह ढककर चली कैसे आई? तुम्हें शर्म नहीं आई मांगते हुए? कहकर उसका अपमान किया तो मालिनी सीधा खेत में चली गई। खेत में बैठे मुन्ना से मालिनी, अरे मुन्ना, घर पर दीदी नहीं थी तो मैं उससे मांग नहीं पाई। कल जब वो घर पर होगी तब जाकर मैं उससे मांगती हूँ। कहकर बातें बनाने लगी। मालिनी, रहने दो, तुमसे झूठ भी ठीक से नहीं बोला जाता। उन्होंने मना कर दिया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन कल हमारे खेत के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। बारिश हो तो अच्छा है, वरना जो मेहनत हमने अब तक किया सब बेकार जाएगा। तो क्या करें मुन्ना, बताओ। वो देखो, तुम्हारे जीजाजी धीरेन्द्र आ रहे हैं, मैं उन्हीं से पूछता हूँ, ठहरो। रहने दो मुन्ना, वो बहुत ढीठ है, वो तुम्हें खरी खोटी सुनाएगी। अरे रहने दो, जरा ठहरो तो सही। कहकर बाइक में आने वाले धीरेन्द्र को रोका। धीरेन्द्र जी, मेरे खेत के लिए पानी की जरूरत है। अगर आप अपने खेत से पानी छोड़ें तो मैं अपने खेत में पानी भर लूंगा। तुम्हारे खेत को मैं पानी दूं? अरे तुम्हें पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहीं सड़ते रहो।
हम लोग इसी प्रतीक्षा में हैं कि कब तुम लोग मरोगे। कहकर वहाँ से चला गया। मालिनी रोते हुए, मुन्ना, ये सब मुसीबतें मेरी वजह से आई है। तुम्हें छोड़ दो, ये खेत, मुझे सब छोड़ दो। तुम अपनी जिंदगी जियो, मेरे लिए इतनी तकलीफ मत उठाओ। अरे मालिनी, तुम मेरी जान हो, तुम्हारे लिए मैं कोई भी तकलीफ उठाने के लिए तैयार हूँ। अब तुम देखती जाओ, कल मैं अपने खेत के लिए पानी कैसे लेके आता हूँ, वो देखकर तुम हैरान हो जाओगी। अगले दिन वो बैलों के साथ वाटर टैंकर तैयार करके उस वाटर टैंकर में पानी लेकर आया खेत के लिए। ये देखकर हैरान होकर मालिनी, अरे मुन्ना, ये क्या, बैलों वाला वाटर टैंक? अरे जहाँ चाह वहाँ राह, इसे बुल वाटर टैंकर फार्मिंग कहते हैं। इसके साथ हम नए तरीके का खेती बाड़ी करेंगे। अब देखती जाओ इस बार हमारा फसल कैसे उगता है। कहकर उस बुल वाटर टैंकर के साथ खेती बाड़ी करके साल का सबसे ज्यादा फसल इसी ने उगाया। ये देखकर अफसरों ने उसकी खूब प्रशंसा की। अरे मुन्ना, तुम कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो। तुमने केवल 2 एकड़ जमीन में आधुनिक तरीके से खेतीबाड़ी करके इतना बढ़िया फसल उगाया। बाकी किसानों के लिए एक मिसाल कायम करेगा। हम तुम्हें उत्तम किसान की उपाधि देते हैं। बहुत जल्द मुख्यमंत्री जी तुम्हारे सम्मान करेंगे। ये खबर सुनकर मालिनी के पिताजी ठाकुर मुन्ना के पास आए। दामाद जी, आपने बंजर भूमि में सोना उगाया है। आप गरीब हो ये सोचकर मैंने आपका बहुत अपमान किया, पर जब सारा गांव आपकी प्रशंसा कर रहा था तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं आपके पास आ गया। अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप हमारे साथ ही रह सकते हैं। मुझे माफ कर दीजिए दामाद जी। नहीं पिताजी, हम अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। हम ये आधुनिक बुल वाटर टैंक पद्धति दूसरे किसानों तक पहुंचाएंगे। कहकर गरीब किसानों को वो पद्धति सिखाकर आदर्श किसान के रूप में वो जिंदगी गुजारने लगे। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना। भांगो नाम के गांव में प्रफुल्ल नाम का एक करोड़पति रहता था। उसका बेटा किशन खिलौनों का दीवाना था। उसके घर में बहुत सारे खिलौने थे। वो उन खिलौनों के साथ खेलता रहता था। प्रफुल्ल अपने बेटे के लिए हर रोज एक नया खिलौना खरीद कर लाता था। जब वो खिलौने से ऊब जाता था तो किशन उसे हथौड़ा मारकर तोड़ देता था और खुश होता था। यूं खिलौनों को तोड़ना उसकी आदत सी पड़ गई। खिलौने को तोड़ने के बाद किशन, मेरा कार का खिलौना टूट गया, मेरा ट्रेन का खिलौना भी टूट गया, मुझे नया खिलौना चाहिए, कहकर रोने की उसकी आदत पड़ गई। खिलौनों को तुम खुद ही तोड़ देते हो, फिर ऐसे रोते हो जैसे वो खुद टूट गए। हाँ, ये क्या चक्कर है? अरे लगता है तुम्हारे खिलौने के चक्कर में हमें अपनी सारी संपत्ति बेचनी होगी। अरे तुम चुप हो जाओ। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी बेचने के लिए तैयार हूँ। चुप हो जाओ बेटे, मैं तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर खिलौना ला कर देता हूँ। अरे रंगैया सुनो, इन सारे टूटे हुए खिलौनों को बाहर फेंक कर आओ। यूं अपने नौकर से कहा। तब नौकर उन खिलौनों को ले जाकर बाहर के कूड़ेदान में डाल दिया। तब चिंटू नाम का एक गरीब लड़का अपने वुडन साइकिल में वहां पहुंचा। उन टूटे हुए खिलौनों को एक थैली में डालकर वहां से ले गया। चिंटू के पिताजी एक मजदूर थे। वो रोज बोरियां लाद कर पैसे कमाते और उससे अपना घर परिवार चलाते। चिंटू हर रोज किशन के फेंके हुए खिलौने उठाकर ले आता। उन खिलौनों को अपने झोपड़ी के बाहर बैठकर ठीक करता, फिर उनके साथ खेलकर खुश होता था। उन खिलौनों को अपने दोस्तों में भी
मुफ्त बांटता रहता था। एक दिन चिंटू के पिताजी, बेटा चिंटू, मैंने आज तक तुम्हें एक भी खिलौना खरीद कर नहीं दिया बेटा। ये सोचकर मुझे बहुत दुख होता है बेटा। क्या करें, हमारी गरीबी ही ऐसी है बेटा। पर तुम उन टूटे हुए खिलौनों को ठीक ही नहीं करते, अपने दोस्तों में भी मुफ्त बांटते हो। ये बहुत अच्छी बात है बेटा। जी हाँ पिताजी, मेरे दोस्त भी तो मेरे जैसे गरीब हैं। उन्हें भी तो खिलौने के साथ खेलने का शौक होगा, इसलिए मैं खिलौनों को ठीक करके उन्हें दे देता हूँ। आप तो जानते हैं ना पिताजी, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो काम ना आए। किशन जिन खिलौनों को फेंकता है वो मेरे काम आते हैं। मेरे लिए इतना ही काफी है पिताजी। यूं चिंटू हर रोज एक खिलौने को धागे से बांधकर अपने स्कूल तक खींच कर ले जाता था। ये देखकर बच्चे खुश होते। एक दिन जब किशन मिनी कार में स्कूल आया और उसने चिंटू को देखा तो वो चिंटू से, ए चिंटू, तुम मेरे खिलौने के साथ क्यों खेल रहे हो? तुमने चुराया ना, चुपचाप मेरे खिलौने मुझे लौटा दो। देखो किशन, मुझे चोर ना कहो, ये खिलौना तुम्हारा ही है, लेकिन मैंने इसे चुराया नहीं है। तुमने घर के बाहर कूड़ेदान में डाल दिया तो मैंने उसे उठाकर ठीक किया और मैं उससे खेलने लगा। तुम्हें नहीं चाहिए था, इसलिए तुमने कूड़ेदान में डाला। वैसे भी तुम्हारे पास इतने सारे खिलौने हैं ना, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? पता नहीं, ये सब मैं नहीं जानता। तुमने मेरे बहुत सारे खिलौने लिए होंगे, वो सब खिलौने मुझे लौटा दो, नहीं तो मैं सबको कहूँगा कि तुम चोर हो। कहकर चला गया। ये सुनकर चिंटू बहुत दुखी हुआ। क्लास में एक टीचर, बच्चों, हमारे जिले के सारे विद्यालय खिलौने के कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। अगर हमारा स्कूल भी उस पे भाग ले तो अच्छा होगा। किशन बेटे, तुम्हारे पास तो बहुत सारे खिलौने होंगे, तुम इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारे स्कूल को इनाम मिलेगा। वो मैडम, ऐसा है कि मेरे सारे खिलौने टूटे पड़े हैं। अब टूटे हुए खिलौने को दिखाना अच्छी बात नहीं है ना मैडम, मैं वो नहीं कर सकता। तब चिंटू तुरंत उठा। किशन, अगर तुम्हें एतराज न हो तो मैं उन खिलौनों को ठीक कर लूंगा और जितने खिलौने मेरे पास है वो भी सब ले आऊंगा। तुम उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लो, तब हमारे स्कूल का नाम होगा। ठीक है कह के मान गया। बाद में चिंटू ने किशन के सारे खिलौनों को ठीक किया। ये देखकर किशन हैरान हो गया। दूसरे बच्चों के साथ साथ किशन ने भी ताली बजाई। प्रदर्शन के रोज किशन के खिलौनों को देखकर सब हैरान रह गए। रिमोट कार, रिमोट ट्रेन, हवा में उड़ने वाले हेलीकॉप्टर, हवा में उड़ने वाले विमान, ये सब किशन ने अपने रिमोट के साथ चलाते हुए सबको हैरान किया। बाद में जज ने किशन को ट्रॉफी दिया और इस साल के मुकाबले में वांगोंग गांव के पाठशाला ने ही इनाम जीता है। इन खिलौनों का प्रदर्शन करने वाले किशन को खास शाबाशी कहकर ट्रॉफी दिया। तब टीचर और बच्चों ने मिलकर खुशी से ताली बजाई। बाद में चिंटू और उसके दोस्तों ने मिलकर उनके खिलौनों को लाकर किशन को सौंपा। नहीं दोस्तों, नहीं चाहिए ये खिलौने मुझे, ये तुम ही रख लो। यार चिंटू, पैसे होने के घमंड में आज तक मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था यार। मैं खिलौनों को तोड़कर अपने पिताजी के बहुत सारे पैसे को बर्बाद किया, पर तुमने मेरी टूटी हुई हर खिलौने में जान डाल दी। ये दोस्तों में बांटकर उनमें भी खुशियाँ बांटी है तुमने। अब से मैं अपनी खिलौनों को तोड़ूंगा नहीं। इन खिलौनों के साथ हम एक टॉय लाइब्रेरी का प्रबंध करते हैं। इस लाइब्रेरी से गरीब बच्चे अपने घर खिलौने ले जाए और खेले, ऐसा प्रबंध करते हैं। यूं उन सब ने मिलकर गांव में एक टॉय लाइब्रेरी का निर्माण किया। गांव के बच्चे उन खिलौनों के साथ खेलकर बहुत खुश हुए। अपने बेटे में आई इस बदलाव को देखकर प्रफुल्ल और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए।